बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर्स सब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? कल भी मैंने आपसे कहा था और आज भी कह रही हूँ, नॉवेल्स पे रिस्पांस बहुत कम आ रहा है। काइंडली अगर आप सुनते हैं, इसको रीड करते हैं तो लाइक और शेयर का बटन भी दबा दिया करें और साथ में कमेंट भी कर दिया करें। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो मैंने आंचल डाइजेस्ट से लिया है। ये आंचल था जनवरी 2016 के शुमारे में से मैंने ये बहुत प्यारी सी एक स्टोरी ली है। डॉक्टर बेस्ड है, जो हीरोइन है वो डॉक्टर है, सेकंड मैरिज बेस्ड बेसिकली। बहुत प्यारी स्टोरी है। मतलब वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड होती है, उसको उसके जो फादर हैं ख़ास तौर पर वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हालांकि उस तरफ से वो उनकी सगी औलाद होती है, लेकिन जो मदर है वो जो चूँकि उसकी खाला होती है वो उससे बहुत प्यार करती हैं। तो जो एक बहन और होती है जिससे इसका मतलब जो बहन है वो इससे बड़ा हसद करती है, उसी पे रिलेटेड है। ये घर छोड़ के चली जाती है, किसी दूर दराज इलाके में अपनी पोस्टिंग करवा लेती है डॉक्टरी के लिए। तो उस वहीं पे इसकी हीरो से मुलाकात होती है। उसी बेस्ड पे ये कहानी है। बहुत खूबसूरत स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल हार देते हैं बाय नादिया फातिमा रिजवी। अम्मी प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश मत करें। मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। लोगों की तमसखराना निगाहों और तंज़िया रवैयों से भाग जाना चाहती हूँ। मैं इतनी बहादुर और मजबूत नहीं हूँ कि अपनी आंखों के सामने अपनी रुसवाई और बेबसी का तमाशा देख सकूँ। बोलते हुए मिशाल की आवाज़ रंध गई। आंसुओं का गोला जैसे हलक में फंस कर रह गया। वो बड़ी मुश्किल से अपने निचले लब को इंतहाई बेदर्दी से कुचलते हुए आंखों में आई तो यानी को रोकने की सही करने लगी। इशरत खानम ने उसे इंतहाई दुख और सदमे से पुरनिगाहों से देखा। मिशाल उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। वो उसका दुख और परेशानी देख नहीं पाती थी। उस वक्त उसे उस हालत में देखकर उनका कलेजा गोया कट कर रेज़ा रेज़ा हो रहा था। मिशाल मेरी गुड़िया, अच्छी तरह से रो लो, मत रोको इस समंदर को जो तुम्हें अंदर ही अंदर डबो रहा है। अम्मी का इतना कहना था कि मिशाल उनके सीने से बेख्तियाराना अंदाज में लगकर बुरी तरह रो दी। ये अच्छा नहीं हुआ अम्मी, डैडी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे बहुत हर्ट किया है उन्होंने। आज पहली बार मिशाल के मुंह से डैडी के लिए शिकवा निकला। उन्होंने हमेशा मिशाल के साथ नाइंसाफ़ी और बेरुखी बरती थी। उसने कभी उफ भी नहीं की थी, मगर आज अपनी सुबह की हत्थक और ठुकराए जाने के एहसास ने उसके लबों को आज़ाद कर दिया था। मुझे उनसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी। और अलिशबा ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है अम्मी। मेरी अपनी बहन, मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया। जब मेरे अपनों ने ही मेरे साथ ये सलूक किया तो फिर तो तो फिर मैं सालार को क्या दोष दूँ? शायद मुझ में ही कोई कमी है जो ये सब मेरे साथ हुआ। आखिर में मिशाल को खुद ही मौर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए बोली तो इशरत खानम तड़प कर रह गई। नहीं मेरी जान, तुम्हारे अंदर तो कोई कमी नहीं। मेरी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी लड़की है। कमी तो सालार की समझ, उसकी अकल में है जिसने तुम जैसे हीरे को ठुकराया। वो मिशाल का सभी चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेते हुए बोली तो मिशाल अपनी हथेली से आंसू साफ करते हुए फैसला कून लहजे में गोया हुई। अम्मी मैं यहाँ से चली जाऊँगी, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। डैडी को तो कभी मेरी ज़रूरत थी ही नहीं। अच्छा है उनकी नज़रों से ओझल हो जाऊँगी तो वो भी पुरसकून हो जाएंगे। मिशाल के बिखरे बिखरे लहजे में उस पल इशरत खानम को बेपनाह दुख और बेतहाशा तकलीफ़ महसूस हुई। ठीक है मिशाल, तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हें रोकूंगी नहीं, मगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत उदास रहेगी बेटा। मेरी खुशी मेरे यहाँ से चले जाने में नहीं है अम्मी, बल्कि ये दूसरों की खुशियों से मशरूत है। मिशाल ज़ख्मी लहजे में बोली तो छपाक से बाथरूम में चली गई। तो इशरत खानम बेख्तियार मिशाल का दुख महसूस कर कर रह गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अलिशबा, अपनी बहन के मंगेतर में दिलचस्पी लेते हुए और फिर उससे शादी की ख्वाहिश का इजहार करके तुमने मुझे बेहद शर्मिंदा किया है। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। ओफ मामा, आप खामखा में इतना इमोशनल हो रही हैं। और पहली बात, सालार में दिलचस्पी मैंने नहीं बल्कि सालार ने मुझ पे ली है। उसने मुझे मिशाल के मुकाबले में पसंद किया। अब अगर मिशाल उसे मुतासिर नहीं कर सकी, मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे भी मिशाल जैसी बोर और डल लड़की को शायद ही कोई पसंद करे।
अलिशबा ने अपने लंबे लंबे नाखूनों पर क्यूटिक्स लगाते हुए इंतहाई पुरजोम और मगरूर लहजे में कहा तो इशरत खानम ने उसे फहमाइशी निगाहों से घूरा। शाबाश मेरी बेटी शाबाश, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इशरत खानम का कटीला तंज उसे तो जैसे आग ही लगाया था। व्हाट डू यू मीन मामा, मैंने क्या चोरी की है? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप मिशाल को हमेशा मुझ पर तरजीह क्यों देती हैं। मैं आपकी सगी बेटी हूँ और मिशाल आपकी भांजी है। आप ये क्यों नहीं मानती कि मिशाल आपकी सौतेली बेटी है? अलिशबा इंतहाई चढ़कर चटक कर बोली तो इशरत खानम को बेतहाशा इश्ताल आ गया। ख़बरदार अलिशबा, अब तुम मेरी मिशाल के लिए एक लफ्ज़ भी मत बोलना और कान खोलकर सुन लो। अगर आज के बाद तुमने मिशाल को मेरी सौतेली बेटी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? इशरत खानम बहुत ठंडे मिजाज की हामिल खातून थी। उन्हें गुस्सा शाज़ो नादिर ही आता था, मगर जब आता तो सब दम साथ लेते। अलिशबा अंदर ही अंदर खाइफ हो गई। मैं बस आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है। आप प्लीज़ मुझे गिल्टी फील मत करवाएं। तुम्हारा वाकई कोई कसूर नहीं, कसूर शायद मेरी तरबियत और खून का है। अलिशबा की बात पर वो पशेमानी से बोली, फिर कमरे से बाहर चली गई। अलिशबा चंद सानिये चुप सी रह गई, फिर सर चटक कर कुछ गुनगुनाते हुए दोबारा अपने नाखूनों की जानिब मतवज्जा हो गई। उसका मोबाइल फ़ोन बज बज कर बंद हो चुका था। उस पल वो नमाज में मसरूफ़ थी। जो ही उसने रकत ख़त्म की, वो जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन की जानिब आई। मिशाल एक ज़िम्मेदार डॉक्टर थी। उसे लगा कि कहीं हॉस्पिटल से कोई इमरजेंसी कॉल ना आ गई हो। यही सोचकर उससे तेज़ी से अपने मोबाइल पर आई मिस कॉल को देखा तो सालार का नाम देखकर चौंकी। ये सालार मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है? वो अभी इतना ही सोच पाई थी कि यकदम दोबारा से सालार की कॉल आने लगी। विशाल ने खुद को कंपोज किया और यस का बटन दबाया। हाँ बोले, सालार कोई काम था क्या? वो अपने लहजे को सरसरी सा बनाते हुए बोली, जब भी सालार के अदा किए गए जुमले से सख्त तैश में मुब्तला कर गए। मिशाल, हमने अच्छे दोस्तों की तरह इस रिश्ते को बाहमी रजामंदी से ख़त्म किया था ना, तो फिर तुम अलिशबा को क्यों बुरा भला कह रही हो, उसे परेशान कर रही हो? आपका दिमाग तो ठीक है, मैं भला अलिशबा को क्यों परेशान करने लगी? तो फिर आंटी अलिशबा को क्यों डांट डपट कर रही हैं? वो बेचारी इतनी हर्ट हो रही हैं। सालार उसकी बात पर बेतबार अंदाज में बोला तो मिशाल ने भी तमाम लिहाजों मुरब्बत को बालाए ताक रखकर उसकी तबीयत साफ करने का फ़ैसला किया। मिस्टर सालार आफरीदी, एक बात आप अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें कि मुझे आप और आपकी बेचारी अलिशबा से कोई मतलब व वास्ता नहीं, और ना मुझे आप दोनों के रिश्ते से कोई अफसोस या गुस्सा है। लिहाजा आप दोनों इस खुशफहमी से बाहर निकल आएँ कि मिशाल अहमद पर कोई गम का पहाड़ टूट पड़ा है। आपने मंगनी तोड़ी और मेरी बहन को पसंद करके उसे प्रपोज कर दिया। फ़ाइन, हर शख्स अपनी मर्ज़ी का मालिक है। आपको जो ठीक लगा वो आपने किया, मुझे आपके किसी अमल पर कोई अफसोस नहीं। क्लियर? और हाँ, आइंदा इस तरह फ़ोन करके मुझसे बाज़-पुस करने की जुर्रत मत कीजिएगा। ये कहकर इंतहाई मुश्तिल अंदाज में मिशाल ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर गहरी गहरी सांस लेकर वह खुद को कंपोज करने लगी। सालार आफरीदी के जुमलों ने उस पल उसे बुरी तरह हर्ट किया था। मिशाल बोझल दिल और मुज़म्मल कदमों के साथ टेरेस की जानिब आ गई। ठंडी सुबह और ताज़ा हवा के झोंकों ने उसकी तबीयत पर अच्छा असर डाला। उसे बेसाख्ता 6 माह पहले का वक्त याद आ गया। सालार आफरीदी के डैडी ने के दोस्त मुख्तार आफरीदी का बेटा मुख्तार आफरीदी इसके डैडी के दोस्त मुख्तार आफरीदी का बेटा था। मुख्तार आफरीदी से उनके घरेलू मरासिम थे। सालार आफरीदी जब लंदन से आला डिग्री लेकर पाकिस्तान आया तो उसे संजीदा और सुलझी हुई मिशाल अहमद बहुत पसंद आई। चूँकि सालार आफरीदी में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लिहाजा ये रिश्ता बआसानी कायम हो गया। दोनों मंगनी के बंधन में बंध गए। मिशाल अहमद डॉक्टर थी और अपने प्रोफेशन से बेहद मुखलिस भी। सालार आफरीदी जब भी उसके साथ आउटिंग का प्रोग्राम बनाता तो कोई ना कोई मजबूरी आड़े आ जाती। कभी अस्पताल में उसकी ड्यूटी होती तो कभी कोई एमरजेंसी आ जाती, जबकि सालार आफरीदी चिढ़कर रह जाता। ऐसे में अलिशबा सालार आफरीदी के हमरा सैर व तफरीह के लिए निकल जाती। मिशाल, तुम्हें रुपये पैसों की क्या कमी है भला? महज चंद हज़ार के लिए तुम अस्पताल में क्यों ख़वार होती हो? एक दिन सालार ने बेतहाशा तब कर कहा था, जिस पर वो बेपनाह हैरान हुई। सालार, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ये शोबा पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत करने के लिए अपनाया है। उसी तरह की बातों पर उन दोनों के दरमियान अक्सर बहस हो जाती थी। सालार की वालदा चूँकि बीमार रहती थी, लिहाजा वो चाहती थी कि घर में जल्द से जल्द बहू आ जाए। जब शादी की बाबत उन्होंने सालार से बात की तो सालार ने गोया धमाका ही कर डाला।
अम्मी, मैं मिशाल की बजाय अलिशबा से शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि मैंने बहुत जल्दबाजी में ये फ़ैसला कर लिया। मिशाल और मेरी आदतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी बातों, हमारी सोचों, यहाँ तक कि हमारी पसंद और नापसंद किसी भी नुक्ते में कोई मुताबिकत नहीं है। जबकि उसके बरक्स अलिशबा मुझे अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर बेहद पसंद है। सालार की वालदा सालिहा बेगम पहले तो टुक्कर टुक्कर हैरत व तहय्युर से उसे देखती रहीं, फिर बेतहाशा गुस्से से गोया हुईं। रिश्ते जोड़कर यूं तोड़ देना कोई खेल नहीं है सालार। मुझे तो इस बात पर बेपनाह हैरत है कि मिशाल जैसी आला सफ़ात की लड़की तुम्हें नापसंद कैसे हो गई। आप कुछ भी सोचिए अम्मी, मगर मैं मिशाल से शादी नहीं कर सकता। आप अहमद अंकल से मेरी और इलिशबा की बात करें। तुम पागल तो नहीं हो गए हो सालार? उनकी एक बेटी से निस्बत तोड़कर मैं दूसरी बेटी का हाथ कैसे मांग सकती हूँ? वो इस बात पर सख्त खफा होंगे। सालार की बात उन्हें अचंभा लगी थी। आप उस बात से परेशान मत हो, अमर अंकल बिल्कुल खफा नहीं होंगे। अलिशबा उनको हैंडल कर लेगी। सालार उन्हें इत्मीनान दिलाने वाले अंदाज में बोला तो सालिया बेगम महज उसे देख कर रह गई। गोया वो दोनों तो सब कुछ तय किए बैठे थे। अब उनके कुछ कहने की कोई गुंजाइश ही कहाँ रह गई थी। फिर एक शाम अचानक सालार आफरीदी मिशाल के घर चला आया। आज उसने इत्तेफाक से मिशाल बिल्कुल फारिग थी। वो सालार को फ़ोन करने का सोच ही रही थी कि उसे देखकर वो खुशगवारी से गोया हुई। मैं अभी आप ही को फ़ोन करने वाली थी, आइए लॉन में चल कर बैठते हैं। मिशाल उसे लिए लॉन की जानिब चली आई। उसी पल मस्टर्ड और मैरून रंग के इम्तिजाज के सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मिशाल इधर उधर की बातें कर रही थी जबकि सालार महज हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। जब भी मिशाल को सालार की संजीदगी और गायब दिमागी चौंक आ गई। क्या बात है सालार, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप कुछ उलझे हुए लग रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए क्या बात है। मिशाल कुछ परेशान सी होकर बोली तो सालार एकदम अलर्ट सा होकर बैठा। फिर उसकी जानिब देखते हुए कहा, एक्चुअली मिशाल मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ तो कीजिए, वो जल्दी से बोली। मिशाल, अम्मी मेरी शादी करना चाह रही हैं। मिशाल सालार की बात पर थोड़ा झिंपी, फिर निगाहें झुकाकर धीमी आवाज़ में बोली, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, मैं ख़ुद भी शादी करना चाहता हूँ मगर। इतना कहकर सालार एक गहरी सांस फिजा में खारिज करते हुए रुका तो मिशाल ने काफ़ी उलझ कर सालार की जानिब देखा। मगर क्या? मगर मैं तुमसे नहीं बल्कि अलिशबा से शादी करना चाहता हूँ। वो सहूलत से अपनी बात मुकम्मल कर गया। मिशाल को लगा जैसे उसे सुनने में कोई गलती हुई हो। उसने ना समझने वाले अंदाज में उसे देखा तो सालार एक ही सांस में सब कहता चला गया। मेरी और तुम्हारी नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हारी दुनिया सिर्फ घर से अस्पताल और अस्पताल से घर तक घूमती है, जबकि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, एक ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ जिसे ड्रेसिंग का सेंस हो, लोगों को मुतासिर करने का हुनर हो, जिसके मिजाज में शोखी और शरारत हो, जिसकी रोमांटिक तबीयत हो, जो सिर्फ मेरी गुर्बत मेरी चाहत की मुतमन्ना हो, ना कि मरीज़ और अपने हॉस्पिटल के चक्रों में पड़ी रहे। मिशाल को इस पल ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म का रेशा रेशा इंतहाई बेदर्दी से किसी ने अलहदा कर दिया हो। अपनी हथक और यूरोनस से टकराए जाने के एहसास तो उसे बर्फ की मानंद मुंजमद और सर्द कर दिया था। सालार अपना फैसला सुना के वहाँ रुका नहीं था, जबकि मिशाल बिल्कुल साकित और बेयकीन सी वहीं बैठी थी। एकदम बेतहाशा धुआं उसके अंदर भर गया। उस पल उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। अलिशबा और सालार की शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी थीं। अहमद अली ख़ान की लाडली और चहेती बेटी की शादी थी। उन्होंने तो गोया अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया था जब अलिशबा ने उनके गले में बाहें डालकर इंतहाई लगावट से बताया था कि सालार मिशाल से नहीं बल्कि उससे शादी करना चाहता है। तो अहमद अली ख़ान एक पल को खामोश हुए, मगर दूसरे ही लम्हे बोली, ठीक है, अगर सालार को मिशाल समझ में नहीं आई और तुम्हारे साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं। हमेशा की तरह वो ये बात भी अलिशबा की मानते हुए बोले तो अलिशबा खिल उठी। ओ डैडी, मैं जानती हूँ, उसे मुझे मालूम था कि आप मेरी कोई भी बात नहीं टालेंगे। आई लव यू डैडी, आई लव यू टू माई स्वीट डॉटर। अहमद अली ख़ान मुस्कुराकर बोले थे। उन्होंने हमेशा मिशाल को ड्रीगेट किया था और अलिशबा को अहमियत दी थी। मिशाल ने जब से होश संभाला था वो यही बात नोट करती आई थी, मगर कभी इस बात का जिक्र उसने इशरत खानम या अलिशबा से नहीं किया था। अहमद अली ख़ान से भी कोई शिकायत या सवाल नहीं किया था, मगर आज पहली बार उसे अपने बाप से बेपनाह शिकवा हुआ था
क्योंकि इस बार उसकी इज्जत नफ्स उसके निस्वाने पिंदार को उसकी अना पर हमला हुआ था। उसे तो लगा था कि शायद डैडी इस बात पर इंतहाई नागवारी और गुस्से का इजहार करेंगे, आखिर वो भी उनकी बेटी थी। मगर डैडी के इस तर्ज अमल ने आज मिशाल को बुरी तरह तोड़ फोड़ कर रख दिया था। वो बेतहाशा रोई थी। रात को सोने से पहले हमेशा अमर अली खां की आदत किताब पढ़ने की थी। उस वक्त वह हस्ब मामूल आरामदेह कुर्सी पर बैठे वक्त बिनी में मसरूफ थे। जब भी इशरत खानम बैठ की चादर दुरुस्त करते हुए उन्हें देखकर गोया हुई, अहमर, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपको लिशबा की बात नहीं माननी चाहिए थी। आपको कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि इस फैसले से मिशाल के दिल पर क्या गुजरेगी। इशरत, तुम इस बात को बार बार क्यों दोहराती हो? अगर मैं लिशबा की बात मानने से इनकारी हो जाता तो उस पर क्या गुजरती? इस बात का भी एहसास होना चाहिए तुमको। अहमर अली खां किताब से निगाहें हटाए बगैर काफ़ी चिढ़कर बोले तो इशरत खानम सहूलत से चलती हुई उनके मुकाबिल कुर्सी पर बैठकर बोली, मिशाल आपकी अपनी बेटी है, आपका अपना खून, आपकी पहली औलाद, आपकी इफ़्फ़त खानम का दूसरा वजूद। इस बार अहमद अली खां की किताब से निगाहें उठाकर उन्हें सपाट नज़रों से देखा, फिर ज़ोर से किताब बंद करके उसे साइड टेबल पर रखते हुए सर्द लहजे में कहा, यह बातें मैं पहले से जानता हूँ, तुमको बताने या याद दिलाने की कतई ज़रूरत नहीं। मगर शायद आप ये चीज़ हर बार भूल जाते हैं कि मिशाल आपकी उस बीवी की बेटी है जिसको आप खुद से भी ज़्यादा चाहते थे। और हाँ, यही बात तो मैं भूल नहीं सकता कि मिशाल मेरी उस अजीज़ अज़जान हस्ती की औलाद है जिसके आने से वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे हर नाता तोड़कर बहुत दूर चली गई। अहमद अली खां कटीले अंदाज और सख्त लहजे में इशरत खानम की बात दरमियान में ही उचक कर बोले तो बेसाख्ता इशरत खानम सर थाम कर रह गई। कितनी कोशिश की थी उन्होंने इस बात को अहमद के दिलो दिमाग से निकालने की, उन्हें ये समझाने की कि मौत बरहक है, कोई नफ्स उससे बच नहीं सकता, और ये कि बहैसियत मुसलमान होने की हमारा ये ईमान है कि मौत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आती है। इंसान जितनी सांसें लिखवा कर दुनिया में आता है वो उतनी सांसें दुनिया में पूरी करता है। वो दरअसल इफ़्फ़त खानम उनकी बड़ी बहन थी जो अपने मामूज़ाद अहमद से कम उम्र में ही मंसूब थी। अहमद इफ़्फ़त को दिलो जान से चाहते थे और उनकी तमाम बेकरारियों और बेताबियों की गवाह इशरत खानम थी। वो अहमद अली खां को खूब छेड़ती थीं। फिर जब दोनों शादी जैसे खूबसूरत बंधन में बंधे तो उनकी मोहब्बत और ज़्यादा पुख्ता मुस्तहकम हो गई। और जब कुदरत ने उन्हें एक फूल के आने का उम्दिया दिया तो गोया दोनों की खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मगर तकदीर तो कुछ और ही रकम किए बैठी थी। एंड डिलीवरी के वक्त संगीन पेचीदगियों की वजह से माँ और बच्चे दोनों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। अहमद अली खां डॉक्टर्स के सामने हाथ जोड़कर बोले कि उनकी ज़िंदगी इफ़्फ़त खानम को किसी भी तौर पर बचा लें, मगर शायद उनका वक्त पूरा हो चुका था। वो चांद सी बेटी को जन्म देकर दारफ़ानी से कूच कर गईं। अहमद अली की हालत पागलों जैसी हो गई थी। उन्होंने 6 माह तक अपनी बच्ची की शक्ल तक नहीं देखी थी जिसे इशरत खानम ने अपने कलेजे से लगा लिया था, जो उनके पास ही पल भर रही थी। जब मिशाल 1 साल की हुई तो घर वालों ने मिशाल और इशरत खानम के बेपनाह जज्बाती लगाव को देखकर अहमद से इशरत खानम को ब्याहने का फ़ैसला किया, जिसे दोनों ने ही खामोशी से कबूल कर लिया। वो अहमद अली खां की बीवी बनकर मिशाल समेत उनके घर आ गई और अगले साल उनकी गोद में अलिशबा ने आँख खोली। अहमद अली खान ने अपने पिदराना शफ़क़त अलिशबा पर बेदरेक लुटाई और वो उनकी आँख का तारा थी, जबकि मिशाल से उनका सलूक इंतहाई अजनबियों जैसा बेगाना और सर्द था। ये बात उनके दिलो दिमाग में पंजे गाड़ कर बैठ गई थी कि अगर मिशाल की दुनिया में आमद नहीं होती तो आज इफ़्फ़त खानम जिंदा होती, उनके साथ होती। सिर्फ मिशाल के वजूद की वजह से इफ़्फ़त ने ज़िंदगी से ताल्लुक़ तोड़ा था। तुम इन फजूलियात को छोड़ो और अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में ध्यान और तवज्जो दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी में किसी भी किस्म की कोई कमी रहे। अहमद अली खान की आवाज़ ने उन्हें किसी गहरी सोच से चौंकाया। आपकी दूसरी बेटी यहाँ से जा रही है। एबटाबाद के किसी गांव में छोटी सी डिस्पेंसरी है जो उसके प्रोफेसर चला रहे हैं। उन्हें अपने गांव में कुछ डॉक्टर्स की ज़रूरत थी। मिशाल से कहा तो वो वहाँ जाने को तैयार हो गई। इशरत खानम बगौर अहमद अली खां को देखते हुए गोया हुई। उन्हें लगा शायद ये खबर उनके स्पॉट दिल पर कुछ असरअंदाज हो जाए, मगर उन्हें सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब अहमद साहब नॉर्मल लहजे में बोले, हाँ ठीक है, चली जाए, वो लिशबा की शादी से पहले ही जा रही है। अहमद, उन्होंने एक बार फिर कमज़ोर सी कोशिश की कि शायद बाप बेटी को रोक ले, मगर बेसूद।
ये उसका अपना फ़ैसला है, मैं क्या कह सकता हूँ। वो कंधे उचकाकर बोले और फिर अपने बेड पर आराम करने की गर्ज से उठकर चले गए। इशरत बेगम खामोशी से सिर्फ उन्हें देखती रह गई। उफ़ अल्लाह सालार, मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया। कोई इतना भी बेवकूफ़ हो सकता है। वो हाल की जानिब आई तो लिशबा की हंसी से भरपूर आवाज़ उसकी समाज से टकराई। उस वक्त लिशबा सालार की हमरा वहीं विराजमान थी, जबकि अम्मी चाय की ट्रॉली की जानिब मुतवज्जो थी। मिशाल ने एक सरसरी सा सलाम किया और जवाब का इंतज़ार किए बिना अम्मी की जानिब मुतवज्जो हुई। मैं अस्पताल जा रही हूँ अम्मी, आज मेरी नाइट है, सुबह इंशाल्लाह आ जाऊँगी। मिशाल बेटा, एक कप चाय तो पीती जाओ, अम्मी मोहब्बत भरे लहजे में बोली। जब ही सालार ने लिशबा को मुखातिब किया, तुम ज्वेलरी वगैरह भी जल्दी डिसाइड कर लो, अच्छा है वक्त से पहले काम हो जाए। सालार की बात पर इशरत खानम खामखा खफीफ सी हो गई, जबकि पीच और वाइट रंग के सादे से सूट में वाइट कोट पहने मिशाल ने अपनी माँ की कैफियत को नोट करते हुए मुस्कुराकर कहा, अच्छा अम्मी जल्दी से बना दे। मिशाल लिशबा से कुछ फासले पर सोफे पर बैठी तो चाय की प्याली उसकी जानिब बढ़ाते हुए इशरत खानम ने बेख्तियार मिशाल और फिर लिशबा की जानिब देखा। उस वक्त लिशबा ब्लैक फिटिंग की जीन्स में मल्टी कलर की ढीली ढाली शर्ट पहने चेहरे पर मेकअप की बहुत खूबसूरत लग रही थी, जबकि इंतहाई सादा से शलवार सूट में बालों की चोटी बनाए धुले धुलाए चेहरे समेत मिशाल मेकअप के नाम पर आंखों में काजल लगाए इंतहाई दिलकश, फरेब और मासूम लग रही थी। सालार, आज रात की पार्टी में मैं क्या ड्रेसअप करूं? तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैंने कुछ नए ड्रेसेस दिए हैं, तुम्हें दिखाती हूँ। ये कहकर लिशबा वहाँ से उठी तो सालार ने साइड कॉर्नर में रखे मैगज़ीन को उठाकर देखना शुरू कर दिया। विशाल ने खामोशी से चाय का कप ख़त्म किया और फिर इशरत खानम को अल्लाह हाफिज़ कहकर बाहर निकल गई, जबकि सालार उसके जाते ही मैगज़ीन अपनी जगह पर रखकर इशरत खाने की जानिब मतवज्जा हो गया। विशाल ने पूरी तरह से अपनी पैकिंग मुकम्मल कर ली थी। प्रोफेसर सलाहुद्दीन उसके कॉलेज में विशाल को पढ़ाते थे। उनका ताल्लुक़ एबटाबाद के किसी गांव से था। जब तालीम से फ़ारिग होकर विशाल ने एक मकामी अस्पताल में जॉब शुरू की तो प्रोफेसर सलाहुद्दीन ने उसे अपने गांव के डिस्पेंसरी में बतौर डॉक्टर तैनात होने की ऑफ़र की। उस वक्त तो उसने उन्हें सहूलत से इनकार कर दिया था, मगर अब वो ख़ुद भी राह फरार चाह रही थी। प्रोफेसर साहब की उम्र अब काफ़ी हो चुकी थी, लिहाजा उन्होंने कॉलेज की जॉब को खैर बात कहा और अपने आबाई गांव की डिस्पेंसरी में खिदमत अंजाम देने लगे। जब मिशाल ने ख़ुद उनसे वहां आने को कहा तो वो बेतहाशा खुश हो गए। मिशाल बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है, यहाँ लोगों को इलाज की सहूलतें इतनी आसानी से मुयस्सर नहीं। मेरे साथ डॉक्टर राहिल काम कर रहे हैं, मगर बतौर लेडी डॉक्टर तुम यहाँ आ जाओगी तो औरतों को इलाज और मुआवजा की सहूलत फ्राहम हो जाएगी। सर, वहाँ मेरी रिहाइश का बंदोबस्त तो हो जाएगा ना? मिशाल उनसे इस्तफसार करते हुए बोली, अरे बेटा, तुम इसकी बिल्कुल फ़िक्र मत करो, यहाँ मेरा गेस्ट हाउस है, तुम आराम से यहाँ रहोगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत तुम्हें होगी तो तुम मुझसे कह देना। प्रोफेसर सलाहुद्दीन उसे इत्मीनान दिलाते हुए शफ़क़त से बोले तो मिशाल एकदम हल्की फुल्की हो गई। ठीक है सर, मैं अगले हफ्ते वहाँ पहुँच रही हूँ। यू मोस्ट वेलकम बेटा, तुम मुझे दिन और टाइम बता देना, मेरा ड्राइवर तुम्हें पिक कर लेगा। तुम डायरेक्ट एबटाबाद पहुँचोगी? आखिर में प्रोफेसर साहब इस्तफ़ामिया लहजे में गोया हुए तो मिशाल सहूलत से बोली, नहीं सर, मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाऊँगी, वहाँ मेरे मामू रहते हैं, फिर उनके बेटे के साथ बाय रोड वहाँ पहुँचूँगी। ओके बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। प्रोफेसर साहब की बात पर उसने उनसे इजाज़त लेकर फ़ोन बंद कर दिया। मिशाल के जाते वक्त बार बार इशरत खानम की आंखें भीग भीग जा रही थी और मिशाल उनको देखकर सोच रही थी कि भला कोई सौतेली माँ भी इतना प्यार कर सकती हैं। भले वो उनकी अजीज़ जान बहन की बेटी थी, मगर अपने शौहर की पहली बीवी की भी तो औलाद थी। ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी इशरत खानम। ना उन्हें इफ़त खानम से कोई हसद महसूस होता, ना ही मिशाल से उन्हें परखाश थी। वो तो अलिशबा से ज़्यादा ना उससे मोहब्बत करती थी, जिस पर अलिशबा उनसे सख्त नाला रहती थी। मिशाल, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई भी परेशानी या मसला हो तो मुझे फ़ोन कर देना बेटा। इशरत खानम बार बार उसकी बात पर ताकीद कर रही थी। मिशाल उनके बेकरारी देखकर मुस्कुरा दी। आप क्यों फ़िक्र करती हैं अम्मी, मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ। और फिर कौन सा सात समंदर पार जा रही हूँ? वो नरमी से उनके दोनों बाजुओं को थामते हुए उन्हें सोफे पर बिठाते हुए बोली, मैं माँ हूँ बेटा, औलाद चाहे कितनी ही बड़ी और समझदार क्यों ना हो जाए, माँ का दिल हम वक्त अपने बच्चों के फ़िक्र और ख्याल में उलझा रहता है। अम्मी, मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसी माँ मिली। मिशाल उनके सामने दो जानों बैठते हुए उनके हाथ को थाम कर मोहब्बत भरे लहजे में बोली तो इशरत जहाँ ने मुस्कुराकर उसकी पेशानी को चूमते हुए कहा, मैं भी तो कितनी खुश नसीब हूँ जिसे तुम जैसी प्यारी बेटी मिली।
फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर हंस दिए। उसी दम अलिशबा अंदर दाखिल हुई थी। न जाने क्यों ये मंजर उसके अंदर जैसे आग लगा गया था। उसे लगता था कि मिशाल ने उसकी माँ पर भी जैसे कब्जा किया हुआ है। अलिशबा ने जब से होश संभाला और उसे ये हकीकत मालूम हुई कि मिशाल उसकी सगी बहन नहीं है, वो मिशाल से खींच सी गई। जब भी वो अपनी माँ को मिशाल पर अपनी ममता, तवज्जो, प्यार लुटाती देखती तो मिशाल से बुरी तरह चढ़ जाती। उसने आज तक मिशाल को अपनी बड़ी बहन तस्लीम नहीं किया था। आप इस काम से फारिग हो जाएं तो ज़रा साले आंटी का फ़ोन सुन लीजिए, वो आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं। अलिशबा मिशाल को चुभती हुई निगाह से देखते हुए काफ़ी नागवारी से बोली तो इशरत खानम मैं अभी आई कहकर वहाँ से चली गई, जबकि अलिशबा भी एक निगाह गलत मिशाल पर डालकर वहाँ से पलट गई। मिशाल इस्लामाबाद मामू के घर आई तो वहाँ उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वो काफ़ी सालों बाद यहाँ आई थी। मेडिकल की टफ पढ़ाई की वजह से वो ज़्यादा आती जाती नहीं थी, जबकि अलिशबा कई दफ़ा आ चुकी थी। 2 दिन मामू ने ज़बरदस्ती उसे अपने घर में रोका। तीसरे दिन वो अपने मामूजाद भाई अरसलान के हमरा एबटाबाद के लिए निकल आई थी। इस्लामाबाद से एबटाबाद का सफ़र बहुत खुशगवार था। तकरीबन 4 बजे वो एबटाबाद के करीबी गांव में दाखिल हुए थे। मिशाल पहली बार यहाँ आई थी। गांव काफ़ी बड़ा और बेपनाह खूबसूरत था और फिर एबटाबाद शहर से बहुत नज़दीक भी था। मिशाल प्रोफेसर सलाहुद्दीन के घर बआसानी पहुँच गई थी। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। तकरीबन आधा घंटा बैठकर अरसलान ने इजाज़त चाही। अरे बेटा, अभी तो इतना सफ़र तय करके तुम आए हो और उलझे पाँव ही वापस रवाना हो रहे हो। आज रात यहीं रुक जाओ। प्रोफेसर सलाहुद्दीन खुश अखलाक़ी से गोया हुए तो अरसलान भाई ने सहूलत से माजरत करते हुए कहा, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, मगर मेरा इस्लामाबाद जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ काम है जो मैं अधूरे छोड़ कर आया हूँ। अरसलान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी दूर आप मुझे छोड़ने के लिए आए। मिशाल ममनूनियत भरे अंदाज में बोली तो अरसलान भाई उसे मोहब्बत से देखते हुए गोया हुए। गुड़िया, बहनें भाइयों का शुक्रिया अदा नहीं करती और फिर ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अरसलान भाई सबसे इजाज़त लेकर रवाना हो गए तो प्रोफेसर साहब मिशाल को गेस्ट हाउस ले आए। 2 बेडरूम का जदीद तर्ज का बना गया गेस्ट हाउस बहुत आर्टिस्टिक अंदाज में लकड़ी का बना हुआ था, जहाँ ज़रूरी इस्तेमाल की तमाम चीज़ें मौजूद थीं। मिशाल को गेस्ट हाउस बहुत पसंद आया। सामने की खिड़की से ताहद निगाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई दे रहा था, जबकि सर्वगत खूबसूरत दरख्त और उनमें लगे मुनफरिद फूल और फल बहुत भले मालूम हो रहे थे। शफाफ धुला निखरा आसमान उसे यहाँ से इतना करीब महसूस हो रहा था कि जैसे वो अपना हाथ बढ़ाकर आसमान को छू लेगी। गेस्ट हाउस से कुछ फासले पर बल खाती सड़क रवां दवां थी, जो चारों जानिब से फूलों से ढकी हुई थी। मिशाल बेटा, ये जीनत बीबी है, इस गेस्ट हाउस की चौकीदार की बीवी, और ये यहाँ तुम्हारे पास ही रहेंगी, तुम्हारे सब काम यही करेंगी। 40 साल की लगभग की उधेड़ उम्र फबही माइल औरत से प्रोफेसर साहब ने मिशाल का तारुफ करवाया तो जीनत बीबी ने झट उसे सलाम कर डाला। मिशाल ने भी उसे वालेकुम सलाम कहा। तब प्रोफेसर सलाहुद्दीन मिशाल को मुखातिब करके बोले, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम जीनत बीबी से कह सकती हो, और फिर मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। अब तुम फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लो, मगर आज रात का खाना और कल का नाश्ता तुम हमारे साथ करोगी। अरे सर, कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं, मिशाल ने इंकिसारी से कहा। तो प्रोफेसर साहब कत्तियत भरे लहजे में बोले, तुम कल जो चाहे पका लेना, मगर आज रात तुम हमारे साथ खाना खा रही हो। ओके ओके सर, मिशाल हंसते हुए बोली। तो प्रोफेसर साहब मुतमिन होकर वहाँ से चले गए, जबकि मिशाल जीनत बीबी की हिमायत में अपने कमरे की जानिब बैठ गई। अगली सुबह मिशाल डिस्पेंसरी गई तो वहाँ सब ने ही उसे खुले दिल से खुशामदीद कहा और फिर दोपहर गए तक वो ख़वातीन और बच्चों के साथ मसरूफ़ रही। दिन का खाना भी उसने वही खाया। डॉक्टर राहील और दीगर स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव थे। शाम ढले वो गेस्ट हाउस की जानिब लौटी और जो ही अंदर दाखिल हुई, जीनत बीबी ने बड़ी मुस्तैदी से उसके हाथों में थमी चीज़ें संभाली और चाय बनाने की गर्ज से वहाँ से चलती बनी। मिशाल ने सबसे पहले जाकर गर्म पानी से शावर लिया, फिर कदरे गर्म सूट पर हल्की मोटी सी शॉल शानों पर डालकर सिटिंग रूम में चली आई, जहाँ जीनत बीबी गर्मा गर्म पकौड़े और चाय और पकौड़ों के साथ उसकी मुंतज़िर थी। अरे वाह जीनत बीबी, चाय के साथ पकौड़े, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। मिशाल खुश होकर गोया हुई तो जीनत बीबी मुस्कुराने लगी। बीबी साहिबा, आपको जो कुछ भी पकवाना हो वो मुझे बता दिया करें, मुझे सब पकाना आता है। आज तो मैंने खुद ही अपनी मर्ज़ी से कढ़ाई गोश्त और सादे चावल पका लिए हैं।
खाने के वक्त गर्म रोटी भी डाल दूंगी। हाँ ठीक है, मुझे चिकन कढ़ाई अच्छी लगती है। वैसे तो कोई स्पेशल डिश ऐसी नहीं है जिसकी मैं फरमाइश करूँ। तुम खुद ही अपनी मर्ज़ी से जो चाहो पका लिया करो, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। मिशाल चाय की चुस्की लेते हुए बोली तो जीनत भी महज सर हिलाकर वहाँ से बाहर चली गई। चाय से फारिग होकर मिशाल ने इशरत खानम को फ़ोन मिलाया तो दूसरी ही बेल पर उन्होंने फ़ोन पे कर लिया। अम्मी, आपने तो मेरा फ़ोन उठा लिया, क्या कर रही थी? मिशाल मुस्कुराते हुए गए तो इशरत खानम मगमूम लहजे में बोली, अपनी बेटी को बहुत याद कर रही थी। उनका उदास और भीगा लहजा महसूस करके मिशाल परेशान सी होगी। अम्मी, अगर आप उदास होंगी तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाऊंगी। मिशाल मेरी जान, ज़िंदगी में पहली बार तुम मुझसे इतनी दूर गई हो ना, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ दिन में खुद को एडजस्ट कर लूँगी। इशरत खानम उसे वजाहत देते हुए बोली, अम्मी पक्की बात है ना, आप खुद को संभाल लेंगी? यूँ इस तरह से मेरे लिए उदास नहीं होंगी? मिशाल ने उनसे इस्तफसार किया तो वो हंसकर गोया हुई। हाँ मेरी जान, मैं सेट हो जाऊंगी और फिर तुमसे फ़ोन और स्काइप पर भी तो बात होती रहती रहेगी। अच्छा ये बताओ कि आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा अम्मी। फिर वो आज के दिन की तमाम रुदाद उन्हें सुनाने लगी। इशरत खानम इंतहाई दिलचस्पी से उसे सुनेंगी। एबटाबाद का मौसम बहुत हसीन हो रहा था। आती सर्दी की गुलाबी परियों ने वादियों में डेरा डालना शुरू कर दिया था। दिन में सुनहरी धूप और हल्की हल्की खुनकी बेहद भली मालूम होती थी। अलबत्ता शाम ढले ठंडक में इजाफा हो जाता था। सर्दियों का मौसम उसे हमेशा से ही पसंद रहा था। वो यहाँ आकर मुतमईन थी। सालार और अलिशबा की जानिब से काफ़ी हद तक ध्यान हट गया था। आज इतवार था। जीनत बीबी ने उसे मज़ेदार ऑमलेट के साथ गर्मागर्म पराठों का नाश्ता कराया था। वो नाश्ते से फारिग होकर उन्हें भी शाल अपने वजूद पर लपेट कर गेस्ट हाउस के बाहर बने छोटे से दिलफरेब बगीचे में कुर्सी बिछाकर बैठ गई थी। पुरकैफ सी हिद्दत और नरमी लिए धूप की शुआएं उसके वजूद को पुरसकून हरारत बख्श रही थी। वो मैगज़ीन की वर्क गर्दानी में मसरूफ़ अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक बच्चे की आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी। आप गंदे हैं, मैं आपसे खफा हूँ। आप प्रॉमिस तोड़ देते हैं, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। मिशाल ने उस आवाज़ पर बेख्तियार गर्दन उठाकर इधर उधर देखा तो सामने से तकरीबन 5 साल की उम्र का इंतहाई प्यारा और क्यूट बच्चा आता दिखाई दिया, जबकि उसके पीछे पीछे आता कोई शख्स गोया उसको मनाने की कोशिश में मसरूफ़ था। आलियान, तुम एक बार ठहर कर मेरी बात तो सुन लो यार, वो शख्स मिन्नत आमेज़ लहजे में बोला तो वो बच्चा अचानक अपनी जगह फ्रीज हो गया। खिज़र ईमान खुश हो गया कि आलियान ने कम अज़ कम ब्रेक तो लगाया, वरना वो इतनी दूर से यूं ही खरामा खरामा उसके पीछे चल रहा था। हालांकि आलियान उस शख्स की मिन्नत पर नहीं बल्कि मिशाल को देखकर रुका था, जबकि खिज़र ईमान बोगनवेलिया की आड़ में होने की वजह से मिशाल को अब तक देख नहीं सका था। गुड बॉय। तो मेरी जान, बात यह है कि हेलो, आई एम आलियान और मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ। वो बच्चा मिशाल को देखकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर बोला तो बेख्तियार मिशाल के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने भी हाथ बढ़ाकर नन्हा सा हाथ हौले से थाम लिया। आई एम मिशाल, डॉक्टर मिशाल। खिज़र ईमान की समाज से निस्वानी आवाज़ टकराई तो वो मोतजब सा होकर थोड़ा करीब आया। मिशाल अब पूरी तरह उसकी निगाहों की गिरफ्त में आ गई थी। ऑफ वाइट ढीली ढाली कुर्ती पर उनाबी ट्राउज़र पहने, जबकि उनाबी शाल ओढ़े उसे यहाँ की मकामी हरगिज़ नहीं लग रही थी। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ रहती हैं और आपके कितने बेबी हैं? आलियान के सवालात पर मिशाल को बेख्तियार हंसी आ गई। वो खुलकर हंसी। अभी तक उसकी निगाह खिज़र ईमान पर नहीं पड़ी थी। मैं इसी गेस्ट हाउस में रहती हूँ और मेरे बेबी नहीं हैं। वो गेस्ट हाउस की जानिब इशारा करके खुशगवारी से बोली तो आलियान यकदम बेपनाह परेशान हो गया। क्यों? आपकी बेबी क्यों नहीं है? आलियान के सवाल पर मिशाल ने सटपटा कर जो ही निगाहें दूसरी जानिब उठाई तो इंतहाई ग्रेसफुल से शख्स को खुद पर निगाहें मरकूज़ किए पाया। उसी दम खिज़र ईमान आलियान की जानिब मतवज्जा हुआ। आलियान, चलिए अब घर चलिए, दादी आपका वेट कर रही होंगी। नो नो नो, मैं घर नहीं जाऊंगा। वो ज़िद्दी अंदाज में सर जोर जोर से नफ़े में हिलाकर बोला। तुम बहुत बदतमीज़ हो गए आलियान, अब मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, समझे? खिज़र ईमान आज जैसा हो गया था। वो गुस्से में बोलता जो ही आलियान की जाने बढ़ा तो आलियान जल्दी से लपक कर मिशाल की गोद में बैठ गया। मिशाल को आलियान की इस अदा पर बेतहाशा प्यार आया। उसने बेख्तियार चटाचट उसके सेब जैसे सूख गालों को चूम डाला, जबकि उस अमल को खिज़र ईमान ने खासी नागवारी से देखा।
आलियान, मैंने आपको कितनी दफ़ा समझाया है कि इस तरह अजनबी लोगों के पास नहीं जाते। ना जाने क्यों मिशाल को खिज़र की बात काफ़ी बुरी लगी थी। क्यों, क्या मैं आपको शक्ल से बच्चा चुराने वाली लगती हूँ? किसी के इरादे और नीयत उसके चेहरे पर नहीं लिखे होते। खिज़र ईमान रुखाई से आलियान का हाथ पकड़े उसे मिशाल की गोद से एक झटके से उतारते हुए बोला तो मिशाल अच्छी खासी सुलग गई। मैं यहाँ की डिस्पेंसरी में डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मिशाल अहमद नाम है मेरा, वो अपना तारुफ करवाते हुए बोली। ओके, तो फिर मैं क्या करूँ? वो कंधे झुकाकर इतने रूड अंदाज में बोला कि मिशाल मुंह खोले महज उसे देखती रह गई। बादामी रंग के शलवार सूट में शाने पर ब्राउन मर्दाना शाल डाले वो उसे खासा मगरूर बद दिमाग लगा। आप तो काफ़ी बद इखलाक मालूम हो रहे हैं। वो सीने पर दोनों बाजुओं को बांधते हुए तंजिया लहजे में बोले। आप क्या मुझ पर रिसर्च करने का इरादा रखती हैं? खिज़र अपनी ब्राउन आंखें उसकी आंखों में डालता हुआ बोला तो मिशाल अहमद चंद सानिये के लिए गड़बड़ा सी गई। मैं क्यों आप पर रिसर्च करने लगी? मुझे कोई और काम नहीं है क्या? तो ठीक है, कीजिए अपना काम। ये कहकर वो आलियान को एक ही जस्त में अपनी गोद में भरकर वहाँ से पलटा, जबकि मिशाल हवंक सी वहीं खड़ी उसके अंदाज पर गौर करती रहेगी। फिर 2 हरफ भेजकर दोबारा कुर्सी पर बैठकर मैगजीन बीनी करने लगी। वो सुबह से ही डिस्पेंसरी में मसरूफ़ थी। थोड़ी सी फुर्सत मुयस्सर आई तो वो कुर्सी पर सर टिकाकर आंखें मूंद गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि किसी के कदमों की आवाज़ पर बेसाख्ता उसने आंखें खोली। सामने ही आलियान खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मिशाल को उसे देखकर अनजानी सी खुशी हुई। अरे आलियान बेटा, आप यहाँ कैसे आए? मैं खान बाबा के साथ आया हूँ स्पेशली आपसे मिलने। हालांकि पापा मुझ पर खफा हो रहे थे, वो भोलपन से बोला तो मिशाल को उस पर ढेरों प्यार आ गया। मिशाल ने उसे अपने पास बुलाया और गोद में बिठाते हुए कहा, तो बेटा आपको अपने पापा को खफा नहीं करना चाहिए था ना, मगर मुझे आपसे मिलने का दिल चाह रहा था। आप मेरे साथ मेरे घर चले ना, मैं आपको अपनी बर्ड सिखाऊंगा और मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉयज़ भी हैं। हाँ, आलियान मिशाल की जानिब रुख मोड़ कर बोला तो मिशाल मुस्कुरा कर बोली, अगर मैं आपके घर चली जाऊंगी तो यहाँ मरीजों को कौन देखेगा? मिशाल की इस बात पर आलियान सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद खुश होकर बोला, ठीक है, मैं आपका वेट कर लेता हूँ। जब आपकी छुट्टी हो जाएगी तो फिर हम साथ घर चलेंगे। मिशाल उसकी बात पर हंस दी, फिर उसे समझाने वाले अंदाज में बोली, आज नहीं जानू, मैं फिर कभी आपके घर आ जाऊँगी आपकी बर्ड्स और टॉयज़ देखने के लिए। आलियान मिशाल के इनकार पर मुंह फैलाकर उसकी गोद से उतर गया। आलियान, तुम खफा हो गए मुझसे? जी हाँ, सख्त खफा हो गया हूँ मैं आपसे। मैंने दादा दादी और सबको बता दिया था कि मैं मिशाल को लेने जा रहा हूँ। वो नाराज़गी वाले लहजे में बोला था। मिशाल इसे दिलचस्पी से देखते हुए गोया हुई। मैं आपकी सिर्फ मिशाल हूँ, मिशाल आंटी नहीं हूँ। नहीं, आप आंटी नहीं हैं। पापा कहते हैं आंटी गंदी होती है और आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए आप आंटी नहीं हैं। वो उसे बड़ों की तरह समझाते हुए बोला तो मिशाल ने उसे महजूज कुन निगाहों से देखा। अभी वो मज़ीद कुछ बोलती कि उसी दम खिज़र के गंभीर आवाज़ कमरे में पहुंची। आलियान, मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ नहीं आना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बहुत ज़िद्दी हो गए हो तुम। खिज़र की सख्त सरजश पर आलियान सहम गया। मिशाल को बेख्तियार उस बददिमाग सरफिरे शख्स पर गुस्सा आया। आलियान छोटा है, आप उससे नरमी से बात कर सकते हैं। मैं आलियान का बाप हूँ, मुझे मालूम है अपने बेटे से किस तरह बात करनी है। बराए मेहरबानी आप मदाखलत से परहेज़ करें। वो हनूज़ अंदाज में बोला तो मिशाल भी पूरी तरह मैदान में उतर आई। हैरत है, एक बच्चे का बाप होकर भी आपको बच्चे की नफ्सियात नहीं मालूम कि बच्चों को किस तरह हैंडल किया जाता है। ये तो आपको आता ही नहीं। अच्छा, तो अब आप मुझे बच्चों की नफ्सियात की बाबत सिखाएंगी? वो इस्तेज़ाइया लहजे में बोला तो मिशाल ने इतराने वाले अंदाज में कहा, फ़िलहाल मेरा ऐसा मूड नहीं। खुद पर बहुत ज़ौम है आपको। ब्लैक शलवार कुर्ते पर ऑफ वाइट शाल कंधे में डाले, आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस पहने, घनी मूंछों तले और नाभि लबों को भींच कर वो अपने दोनों बाजुओं को सीने पर बांधते हुए उसे तमसखराना निगाहों से देखते हुए बोला, ज़ौम नहीं, यकीन है अपने आप पर। वो भी खुद एतमादी से उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, जबकि आलियान बड़ी दिलचस्पी से दोनों की नोक झोंक मुलाहिजा कर रहा था। काफ़ी पुराना तरीका है दूसरों की तवज्जो हासिल करने का। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मिशाल ने पहले उसे ना समझी वाले अंदाज में देखा, फिर बात की उसकी समझ में आई तो गोया उसके तलवों पर लगी और सर पर बुझी। क्या क्या मतलब है आपका? मैं आपकी स्टूपिड सी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। डीप रेड कलर के गर्म शलवार सूट पर गाही ग्रीन शाल ओढ़े गुस्से से लाल भभूका चेहरा लिए वो
अपनी शहादत की उंगली उसकी जानिब उठाते हुए तिलमिलाकर बोले। उस पल खिज़र ईमान ने उसे काफ़ी गहरी निगाहों से देखा, फिर उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठकर आलियान को अपनी गोद में बिठाते हुए इत्मीनान भरे लहजे में कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर आपका मतलब तो यही था। मिशाल मेज़ पर हाथ मारते हुए तैश से बोली, आप खामखा में जज्बाती हो रही हैं डॉक्टर साहिबा। ओह, मैं जज्बाती हो रही हूँ? आपकी इतनी फजूल सी बात पर तो मुझे हंसना मुस्कुराना चाहिए ना। मिशाल खिज़र की बात पर तंजिया मुस्कुराते हुए बोली, तो आप वाकई ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही थी? खिज़र उसे जानबूझकर चिढ़ाने की गर्ज से बोला। मिशाल का तिलमिलाता अंदाज उसे बेहद महसूस कर रहा था। वो मुस्कुराती नज़रों से निगाहों से उसे देखता सख्त बुरा लगा। मिशाल आलियान से मुखातिब होकर गोया हुई, बेटा तुम अपने पापा का इलाज करवाओ, ये मुझे ठीक नहीं लग रहे। इस बात पर आलियान गर्दन मोड़कर खिज़र को देखते हुए बोला, पापा आप मिशाल के साथ लड़ाई ना करें, वरना ये आपको इंजेक्शन लगा देंगी। अपने तय उसने खिज़र को डराया। खिज़र के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। उस पल मुस्कुराता हुआ खिज़र बहुत प्यारा और मासूम सा लगा, बिल्कुल आलियान की तरह। मिशाल गैर इरादी तौर पर उसे मुस्कुराता देखी गई, जबकि उसी पल अचानक खिज़र ने उसकी जानिब देखकर उसे बुरी तरह खफीफ कर दिया। शुक्र हुआ कि चपरासी ने किसी मरीज़ के आने की खबर दी। ओके आलियान बेटा, अब आप घर जाओ, कोई मरीज़ आया है, मुझे उसको चेक करना है। मिशाल आलियान से मुखातिब होकर बोली तो आलियान फर्माबरदारी से होके कहकर खिज़र के हमरा बाहर निकल गया। उसी दम एक खातून छोटे से बच्चे के हमरा अंदर आई तो उसने अपनी तमाम तवज्जो उसकी जानिब मरकूज़ कर दी। दूसरे दिन आलियान फिर आधम का छुट्टी होने के सबब वो गेस्ट हाउस के करीब ही बनी छोटी सी मस्तूई झील के पास चहलकदमी में मसरूफ़ थी। फ़िज़ा से धूप की रोशन चमकदार चादर हौले हौले सिरक रही थी, जबकि सामने पुरकशिश शाम दर पर खड़ी आसमान पर छाने की मुंतज़िर थी। आलियान को सामने देखकर वो हमेशा की तरह खुश हो गई। पता है मिशाल, आज पापा ने मुझसे ख़ुद कहा कि अगर अपनी फ्रेंड से मिलना है तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम उनकी इजाज़त से यहाँ आए हो। मिशाल उसकी प्यारी सी नाक को खींच कर बोली। फिर उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई, मगर खिज़र उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। बेटा आप अकेले तो नहीं आ गए? आपके पापा कहाँ हैं? वो कदरे परेशान सी होकर पूछने लगी। नहीं मिशाल, पापा को उस तरफ अपने कोई दोस्त मिल गए हैं, वो उनसे बातें कर रहे हैं। हमने आपको यहाँ देख लिया था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। आलियान दाएं जानिब इशारा करते हुए बोला तो मिशाल मुतमिन सी हो गई। फिर काफ़ी देर वो दोनों बातें करते रहे। आलियान एक समझदार बच्चा होने के साथ साथ बहुत मासूम और भोला था। आलियान तुमने मुझे सबके बारे में बताया, दादा दादी फुफ्फो नानी खाला, मगर अपनी मम्मा के मुतालिक तो कोई बात नहीं की। मिशाल उससे यूं ही पूछ बैठी थी। इससे पहले कि आलियान कोई जवाब देता अकब से खिज़र की आवाज़ उभरी। मेरे ख्याल में आलियान आज के लिए इतना काफ़ी है, अब घर चलो, वैसे भी सर्दी बढ़ रही है और दादी भी इंतज़ार कर रही होंगी। मिशाल आप प्लीज़ हमारे साथ घर चले ना। आलियान खिज़र की बात सुनकर उसकी जानिब मतवज्जा होकर मिन्नत आमेज़ लहजे पे बोला, आज नहीं फ्रेंड, फिर किसी और दिन। वो उसे प्यार करते हुए बोली तो खिलाफ तवक्को वो जल्द मान गया। ओके आलियान बेटा, गार्डन की तरफ खान बाबा खड़े हैं, तुम उनके साथ घर जाओ, पापा को कुछ काम है, वो थोड़ी देर बाद घर आते हैं। खिज़र ने कुछ फरलांग पर खड़े एक मुअम्मर से शख्स की जानिब इशारा किया तो वो ओके बोलकर मिशाल को बाय करके वहाँ से चला गया। जब ही खिज़र मिशाल की जानिब मतवज्जा हुआ, देखिए डॉक्टर साहिबा, आलियान मेरा इकलौता बेटा है और मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़ात से उसे कोई तकलीफ़ पहुँचे और वो हर्ट हो जाए, इसलिए बेहतर है कि आप उससे घुलने मिलने की कोशिश मत करें। जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी ज़ात से आलियान को तकलीफ़ क्यों पहुँचेगी? वो कदरे हैरत में घिरकर खासी नागवारी से बोली तो खिज़र एक गहरी सांस खींचकर उसे पुरसोच निगाहों से देखते हुए गोया हुआ। देखिए आप यहाँ दूसरे शहर से बताओ लेडी डॉक्टर आई हैं, कल कला को वापस अपने घर शहर चली जाएंगी। आलियान बहुत हसास और मासूम है, अगर वो आपसे अटैच्ड हो गया तो आपके जाने पर वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा और हाँ, फिर हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। पहली बार खिज़र उसके साथ नम लहजे में बात कर रहा था। मिशाल सोच में पड़ गई, कदरे तौक़ुफ़ के बाद बोली, आपकी बात ठीक है, मैं यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं आई, मगर आलियान को मैं कैसे रोक सकती हूँ? वो इतने प्यार मोहब्बत से मुझसे मिलने आता है। अब अगली बार आए तो आप उसे डांट दीजिएगा। खिज़र की बात पर वो चिड़ी। आप भी कमाल करते हैं, मैं आलियान को बिना किसी कसूर के कैसे डांट सकती हूँ? यह मुझसे नहीं होगा, वो साफ इनकार करते हुए बोली तो खिज़र ने उसे गहरी निगाहों से देखा, फिर हुक्मिया लहजे में बोला, आप उसको डांटेंगी भी और अपनी फ्रेंडशिप भी ख़त्म करेंगी। मिशाल खिज़र के धौंस भरे अंदाज पर तिल मिलाकर रहेगी। अजीब आदमी हैं आप, कहीं के थानेदार हैं आप जो इस कदर रौब से मुझ पर हुक्म चला रहे हैं।
अगर आप ये चाहते हैं कि आलियान मुझसे ना मिले तो आप ही उसे रोकने का तरीका निकालें। मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रहे हैं? मिशाल के रुखाई से कहने पर खिज़र कुछ कहते कहते रुका, फिर लब भींचकर वहाँ से पलट कर चला गया, जबकि मिशाल वहीं खड़ी खिज़र के रवैये पर गौर करती रह गई। फिर बहुत से दिन एक दूसरे के ताक़ुब में आगे पीछे निकलते चले गए। सर्दियाँ उन दिनों पूरी तरह अपनी जोबन पर थीं, जिन्हें मिशाल बहुत इंजॉय कर रही थी। मिशाल को हमेशा से सर्दियों का मौसम बहुत पसंद था। काफ़ी दिनों से आलियान उससे मिलने नहीं आया था। वो उसे बहुत मिस कर रही थी। एक दिन वो प्रोफेसर सलाउद्दीन के घर डिनर पर गई तो उनकी फैमिली से बातों के दौरान वो आलियान का तस्करा कर बैठी। जब ही प्रोफेसर साहब ने बताया कि आलियान यहाँ के ज़मींदार ईमान दिलावेज़ का पोता है, जबकि खिज़र ईमान उनका बेटा, जो कराची में मुकाबले का इम्तिहान पास करके डीसी ऑफिसर तैनात है। उन्होंने ये भी बताया कि खिज़र ईमान की शादी 6 साल पहले उसकी कज़न अनम से हुई थी, जो आलियान की पैदाइश के दौरान कुछ पेचीदगियों की बदौलत जानवर नहीं रह सकी थी। आलियान अपने दादा दादी के हमरा रहता है, जबकि खिज़र अक्सर बेशतर छुट्टियाँ लेकर उसके पास यहाँ चला आता है। खिज़र की 2 बहनें भी थीं जो शादी होकर बैरून ममालिक में मुकीम हैं। मिशाल को आलियान के बिन माँ का होने पर बहुत अफसोस है। शायद इसलिए वो उससे इतना अटैच्ड हो गया है और उस बात को लेकर खिज़र परेशान हो रहा था। मिशाल ने ये सब जानकर सोचा। सालार और लिशबा की शादी बखैर-ओ-आफ़ियत इंतहाई धूमधाम से अंजाम पा गई थी। उसकी फेसबुक वॉल पर उन दोनों की तस्वीरें भरी पड़ी थी। डैडी उन तस्वीरों में कितना खुश लग रहे थे, ये देखकर मिशाल बेहद उदास हो गई। आप इतना खुश और मुतमईन लग रहे हैं, यकीनन आपको मेरी ज़रा सी भी याद नहीं आई होगी। ये तक ख्याल ना आया होगा कि एक दूसरी बेटी भी इस दुनिया में मौजूद है। आप ऐसे क्यों हैं डैडी? वह अमर अली ख़ान की तस्वीर से हमकलाम होकर शिकवा-किना लहजे में बोली। फिर आहिस्तगी से आंखों में आए आंसुओं को साफ करने लगी कि उसी दम डोर बेल बजी। मिशाल ने बेख्तियार घड़ी की जानिब देखा, जो रात 8 बजे का ऐलान कर रही थी। एबटाबाद में उस वक्त आधी रात हो रही थी। थोड़ी देर में ज़ीनत बीबी आकर बोली, वो डॉक्टर साहिबा ज़मींदार साहब के घर से उनके ड्राइवर आए हैं। वो कह रहे हैं कि हवेली में कोई बीमार है, आप उन्हें जाकर देख लें। ज़ीनत के मुंह से ये पसमर्दा सुनकर वो अपना मेडिकल बॉक्स उठाकर बाहर आई तो खान बाबा को मुंतज़िर पाया। दरअसल डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर राहील अपने शहर किया हुआ है, लिहाजा इतनी रात को हमने आपको तकलीफ़ दी, इसकी हम माफ़ी चाहते हैं। खान साहब खालिस पठानी लहजे में बोले तो मिशाल कोई बात नहीं कहकर लैंड क्रूज़र में बैठ गई। थोड़ी देर में वो खान बाबा के हमरा हवेली में दाखिल हो रही थी। जब भी उसे कोई ख्याल आया तो वो इस्तफ़हामी अंदाज में बोली, खान बाबा, बीमार कौन है? इससे पहले कि वो जवाब देते, आलियान मिशाल कहकर तेज़ी से उसके साथ आकर लिपट गया। माय फ्रेंड, इतने दिन कहाँ थे तुम? वो बड़ी मोहब्बत से उसे खुद से अलग करते हुए बोली। मैं नानी के घर गया था, वो बीमार थी ना, आलियान अपने मखसूस लहजे में बोला था। वो अंदर दाखिल हुई तो एक मुहम्मद सी ग्रेसफुल खातून से उसका सामना हुआ। दादी, ये है मिशाल, मेरी बेस्ट फ्रेंड। आलियान की बात पर उन खातून ने मुस्कुरा कर उसका इस्तकबाल किया। फिर उन्हीं की ज़बानी से मालूम हुआ कि खिज़र इस वक्त बुखार में मुब्तला है। वह उनकी मायत में उसके कमरे में आई। खिज़र उस वक्त बिल्कुल बेसुध था। मिशाल ने अपने प्रोफेशनल अंदाज में उसका अच्छी तरह चेकअप किया, फिर इंजेक्शन तैयार करके उसके बाजू में लगाया, जबकि मिसेज़ ईमान दिलावेज़ को खिज़र के माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखने और ज़रूरी हिदायत व अद्वियात उनके हवाले करके वो कमरे से बाहर निकल आई। अगर इन सब के बावजूद इनका बुखार नहीं उतरता तो फिर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, वो सहूलत से बोली तो मिसेज़ ईमान दिलावेज़ उसे मुस्कुरा कर देखते हुए पुरशफ़ीक लहजे में बोली, बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। फिर बसद इसरार उन्होंने उसे कॉफ़ी पर रोका और गुफ्तगू के दौरान खिज़र के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की। मिशाल वहाँ काफ़ी देर बैठी रही। घर आकर भी उसकी सोचें खिज़र ईमान के इर्द गिर्द ही घूमती रहीं। अगले दिन मिशाल खिज़र का दोबारा चेकअप कर रही थी। मिस्टर खिज़र, आपका बीपी कुछ बढ़ा हुआ है, मैं फ़िलहाल आपको दवा दे देती हूँ, मगर दिन में 2 बार आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। मिशाल ब्लड प्रेशर का आला वापस डिब्बे में रखते हुए बोली तो खिज़र ने महज उसे खामोश निगाहों से देखा। उसका बुखार उतर चुका था, अलबत्ता थोड़ी कमज़ोरी बाकी थी। मिशाल बेटा, खिज़र अब ठीक तो है ना? मिसेज़ ईमान कदरे परेशान सी होकर बोली। जी आंटी, ये अब बिल्कुल ठीक है, बस ज़रा सर्दी लगने से बुखार हो गया था। इंशाल्लाह एक आध दिन में बिल्कुल फ़िट हो जाएंगे। मिशाल अपने मखसूस अंदाज में बोली तो मिसेज़ ईमान, मैं अभी आती हूँ कहकर कमरे से बाहर चली गई, जबकि मिशाल अपने मेडिकल बैग से मेडिकल मेडिसिन तलाश करने लगी। डॉक्टर राहील को भेज देती, आपने आने की जहमत क्यों की?
वो अपने मखसूस खुरदरे लहजे में बोला तो बेसाख्ता मिशाल को हंसी आ गई। क्यों, मुझसे क्या आपको एलर्जी है? वैसे आपकी मालूमात के लिए आपको बता दूं कि डॉक्टर राहिल छुट्टी पर अपने घर गए हुए हैं। मिशाल की बात पर खिज़र जवाबन खामोश रहा। अखरोटी रंग के शॉल सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। अपने सिल्की लाइट ब्राउन बालों की हमेशा की तरह पोनी बनाए वो उस वक्त मुकम्मल तौर पर दवाइयों की जानिब मुतवज्जह थी। आप ये प्लीज़ दवाएं वगैरह रहने दें, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। मैं अब ठीक हूँ। खिज़र की हनूज रूड अंदाज पर मिशाल ने चौंक कर उसे देखा, फिर कुछ सोच कर गोया हुई। यकीन कीजिए, मैं आपको इम्प्रेस करने या अपनी जानिब राग़िब करने की कोई कोशिश नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ यहाँ अपने घर से विशाल रवानी में बोलते बोलते अचानक रुकी। आई मीन प्रोफेसर सलाहुद्दीन की ऑफ़र पर यहाँ आई हूँ। अब कि वो कदरे संभल कर बोली, फिर कदरे तौक़ुफ़ के बाद गोया हुई। आप ये ख़दशात प्लीज़ अपने दिलो दिमाग से निकाल दें कि आपकी शानदार पर्सनालिटी और मजबूत फैमिली बैकग्राउंड को देखकर मैं और लड़कियों की तरह आपकी जानिब बढ़ूँगी। इनफैक्ट मैं खुद भी एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ और मेरी शख्सियत भी बहुत शानदार है। आखिरी बात पर खिज़र बेसाख्ता मुस्कुराया। काफ़ी एतमाद है आपको अपने आप पर, वो महजूज होकर बोला। बिल्कुल जनाब। क्या नाम है आपके फादर का? उससे यूं ही पूछ लिया। अहमर अली खान। वो अपना सामान समेटते हुए मगन अंदाज में बोली तो खिज़र चौंका। अहमर अली खान, उसने ज़ेरे लब दोहराया, फिर विशाल को देखा जो अपनी नशिस्त से उठ चुकी थी। ओके खिज़र साहब, आप अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ दवा टाइम पर ले लीजिएगा। ये कहकर वो उसके कमरे से निकल गई, जबकि खिज़र बहुत देर तक उस मुनफरिद और प्यारी लड़की के मुतालिक सोचे गया। अगली शाम खिज़र उससे मिलने गेस्ट हाउस चला आया। वो उसकी आमद पर कदरे हैरान हुई। दरअसल मैं आपको सॉरी कहने आया था। मिशाल खिज़र को देखकर महज खामोश रही। अम्मी ने आपको सानिया और लैला के बारे में बताया था। उन दोनों लड़कियों ने पहले आलियान से दोस्ती की और उसके ज़रिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश की। मैंने सिर्फ आलियान की खातिर उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया। 2 साल पहले सानिया हमारी ज़िंदगी में आई। वो आलियान की टीचर थी। उसने पहले आलियान को अपना घर विदा किया। आलियान महज 3 साल का था। अम्मी अब्बा ने सानिया और आलियान का लगाव देखकर सानिया को मेरी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला किया, मगर चंद ही दिनों में सानिया की असलियत सामने आ गई जब उसने आलियान को किसी बात पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। फिर चंद माह बाद लैला की एंट्री हुई। वो मेरे अब्बा के दोस्त की भांजी थी। यहाँ घूमने फिरने आई थी। आलियान बिन माँ का बच्चा है। वो हर लड़की में अपनी माँ को तलाश करने लगता है। सानिया की तरह वो लैला से भी अटैच्ड हो गया। लैला भी हम वक्त हरदम उस पर निसार होती रहती। ये सब देखते हुए मेरे वालिदैन ने उसे प्रपोज़ कर दिया। हमारी शादी में कुछ दिन बाकी ही थे जब लैला की असलियत भी मेरे सामने आ गई। मिशाल खामोश बैठी वो तमाम हक़ाइक़ सुन रही थी जो वो खिज़र की अम्मी से उस दिन सुन चुकी थी। एक दिन मैं बिना बताए लैला के घर पहुंचा तो वो हंस कर अपनी कज़न को अपना कारनामा सुना रही थी। मुझ तक पहुंचने के लिए उसने मेरे मासूम बेटे को सीढ़ी बनाया था। उस पल खिज़र का लहजा जहरखंद हो गया। खिज़र साहब, मैं ये सब कुछ जानती हूँ। आपकी अम्मी ने मुझे उस रात सब कुछ बता दिया था, लेकिन आप यकीन कीजिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। वो नेदामत भरे लहजे में बोला तो मिशाल बेसाख्ता मुस्कुरा दी। चलिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करती। ये कॉफ़ी पीजिए प्लीज़। मिशाल ज़ीनत बीबी की लाए कॉफ़ी के मग को उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली तो खिज़र कुछ सोच कर बोला। आपके वालिद अहमर अली ख़ान मेरे अच्छे वाकिफ़कार हैं। हमारी अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। अच्छा, वो खुशगवार हैरत से बोली। अभी पिछले दिनों उनकी बेटी की शादी में मैं भी शरीक था। खिज़र जो बात कल से सोच रहा था वो ज़बान पर ले ही आया था। विशाल के चेहरे के बदलते रंगों को उसने बगौर देखा। उनकी बेटी अलिशबा की शादी हुई थी। मिशाल भींचे भींचे अंदाज में बोली। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने अपनी बहन की शादी अटेंड क्यों नहीं की? खिज़र कदरे झिझक कर बोला। मिशाल की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने उलझन अमेज़ नज़रों से उसे देखा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह कराची जा रहा हूँ। अगर आप अपने घर कुछ भेजना चाहें तो। वो मौजू पलटते हुए बोला, जबकि मिशाल को अचानक कुछ याद आया। उसने इशरत खानम के लिए 2 गर्म सूट और हाथी दांत का बना खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस खरीदा था। साथ में एक शॉल भी ली थी। मैंने अपनी अम्मी के लिए कुछ चीज़ें खरीदी हैं, अगर आपको ज़हमत ना हो तो। और मुझे तो खुशी होगी। वो उसकी बात दरमियान में ही उछक कर बोला। फिर मिशाल 1 मिनट आई कहकर अपने कमरे में आई और जल्दी से तमाम चीज़ों को पैक करके एक पार्सल तैयार करके खिज़र के हवाले कर दिया। खिज़र वो पार्सल लेकर वहाँ से चला गया। दिसंबर शुरू हो चुका था। पूरे पाकिस्तान में सर्दी की सौगात ने अपना डेरा जमा लिया था। एबटाबाद में सख्त सर्दी थी। मिशाल की तो बाज़ औक़ात सर्दी से हालत गैर हो जाती थी। उसे इतनी कड़ाकेदार सर्दी की आदत नहीं थी। इशरत खानम ने कई बार उसे कराची आने को कहा, मगर वो टाल गई। दरअसल वो अहमद अली ख़ान की जानिब से बहुत दिलबर्दाश्ता थी। यहाँ आकर उन्होंने एक बार भी उसे फ़ोन नहीं किया था। फ़ोन पर इशरत खानम ने उसे बताया था कि खिज़र ईमान 2-3 बार उनके घर आ चुका था। तो अम्मी ने उसे भी बताया कि वो लिशबा और सालार की शादी में भी शरीक हुआ था।
जबकि लिशबा और सालार के दरमियान शादी के पहले माह ही झगड़े होना शुरू हो गए थे। सालार को शादी से पहले लिशबा की वही खूबियाँ जिनकी वजह से उसने मिशाल को छोड़ा था वही बुरी लगने लगी थी। दूसरी तरफ लिशबा भी सालार से इंतहाई नाखुश थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर वापस आ गई थी, मगर इस बार हैरत अंगेज तौर पर डैडी ने लिशबा को काफ़ी डांटा टपटा था और ज़बरदस्ती उसे सालार के हमरा भेज दिया था और वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया था कि वो सालार की बीवी होने की हैसियत से 100 बार घर आए, मगर अगर उसने सालार को छोड़कर इस घर की राह ली तो उसे यहाँ के दरवाजे बंद मिलेंगे। ये सब जानकर उसे बेपनाह हैरत हुई। सख्त सर्दी की वजह से वो बुखार की लपेट में आ गई थी। प्रोफेसर साहब ने उसे मेडिसिन वगैरह दे दी थी। वो बेहद उदास और डिप्रेस्ड हो रही थी। अपना घर और अम्मी डैडी उसे बेपनाह याद आ रहे थे। वो यूं ही रोते रोते सो गई थी जब ही उसे अपने बालों में किसी की उंगलियों की सरसराहट महसूस हुई थी। कोई बहुत प्यार और नरमी से उसके बालों को सहला रहा था। मिशाल ने बेहद घबरा कर रुख मोड़ कर देखा तो सामने बैठी शख्सियत को देखकर उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। डैडी आप यहाँ? फिर उसे ना जाने क्या हुआ कि वो उनके सीने लगकर बिलक बिलक कर रो दी। उसके साथ साथ हमारा अली खां भी रो रहे थे। मैं बहुत बुरा हूं ना मिशाल, मेरी गुड़िया प्लीज़ अपने डैडी को माफ़ कर दो। ना जाने मैं कैसे इतना बेहिस और संगदिल हो गया। तुम्हारी हक तलफी करता रहा, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, वो रोते हुए कह रहे थे। जबकि ये सब सुनकर मिशाल बेतहाशा रो पड़ी। इशरत खानम और हमारे लिखाओं से वापस घर ले जाना चाहते थे, मगर मिशाल को इस शहर और यहाँ के लोगों से बहुत उनसियत हो गई थी। वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। ठीक है मेरी गुड़िया, जैसे तुम्हारी खुशी, मगर कुछ दिनों के लिए तो अपने डैडी के साथ घर चलो। अहमद अली खां उसे प्यार करते हुए बोले तो उसने हाँ में सर हिलाया। वो आलियान से मिलकर और जल्द वापस आने का वादा करके वहाँ से अपने घर चली आई। ओके बेटा, आप अपनी अम्मी के साथ गपशप करो, मुझे एक ज़रूरी फ़ाइल देखनी है। ये कहकर वो वहाँ से चले गए तो मिशाल इशरत खानम से बातों में लग गई। जब ही खिज़र का तस्करा आन निकला। मिशाल बेटा, खिज़र बहुत अच्छा समझदार लड़का है। जानती हो तुम्हारे डैडी के एहसासात पर पड़ी बेहिसी की चादर भी उसी ने उतारी। ये वाकई मिशाल के लिए इंकशाफ था। वो हैरत से उनकी जानिब देखने लगी। हाँ बेटा, खिज़र डीसी ऑफिसर है। इस हवाले से तुम्हारे डैडी से उसके मरासिम हैं। जब वो तुम्हारा दिया पार्सल लेकर यहाँ आया तो मुझे उससे बातें करके बहुत अपनायत महसूस हुई। मैंने तुम्हारे वहाँ जाने की वजह और तुम्हारे डैडी की सद महरी का सबब उसे बता दिया। ये सब जानकर उसे बहुत अफसोस हुआ। फिर एक दिन वो घर आया और तुम्हारे डैडी को आईना दिखाया। वो बोलते बोलते रुकी तो मिशाल हनूज मुतहैयर सी उन्हें देखी गई। उसने कहा कि जिस सूरत हाल से आप गुजरे हैं उससे मिलती जुलती कैफियत से मैं भी गुजरा हूँ। मुझे अपनी बीवी अनम से आपकी तरह शिद्दत के साथ मोहब्बत तो नहीं थी, मगर मैं उसे पसंद भी नहीं नापसंद भी नहीं करता था। वो बहुत अच्छी बीवी साबित हुई थी। मैं उसकी दिलो जान से कदर करता था, उसे पसंद करता था, उसके साथ रहते हुए बहुत खुशी महसूस करता था। मगर आलियान को जन्म देकर जब उसने हम सब से मुँह मोड़ा तो मैंने उसका ज़िम्मेदार उस मासूम बच्चे को नहीं ठहराया। ये तो मशीयत इलाही थी। जबकि आपने अल्लाह के फ़ैसले से खफा होकर अपनी सारी नाराज़ी मिशाल के मासूम वजूद पर निकाली। ये आपने बहुत गलत किया मिस्टर अहमद। इशरत खानम मज़ीद भी उसे तफसीलात बताती रहीं, जबकि मिशाल के दिल में खिज़र ईमान की कदर व मंजिलत बेपनाह बढ़ रही थी। वो आज उससे मिलने उसके ऑफिस चली आई। मिशाल ने उसकी पीए से अपना तारुफ करवाया तो थोड़ी ही देर बाद इंटरकॉम के ज़रिए खिज़र से इजाज़त देकर उसे कमरे में भेज दिया। ओ डॉक्टर साहिबा, आपने यहाँ आकर तो मेरे ऑफिस की रौनक बढ़ा दी। एश ग्रे 3 पीस सूट में इंतहाई ग्रेसफुल शख्सियत समेत वो बेहद खुश मिजाजी से बोला। मिशाल उसे देखकर बोली, मेरा नाम मिशाल है खिज़र साहब, और मेरा नाम सिर्फ खिज़र। वो उसी के अंदाज में बोला। फिर दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। जब भी उसने इस्तफसार किया, वापस हैदराबाद जाने का कब तक इरादा है? इंशाल्लाह 1 जनवरी को कराची से निकल जाऊंगी। ये कहकर वो पल भर को खामोश हुई, फिर धीरे से बोली, दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। मिशाल के जुमले पर खिज़र ने उसे इस्तफहामिया निगाहों से देखा। डॉर्क पर्पल कलर के सूट में हमेशा की तरह सादे से हुलिये में वो बहुत क्यूट लग रही थी। आपने डैडी का दिल मेरी तरफ से साफ़ कर दिया। आपने ये काम कितनी आसानी से कर दिया जो काम मेरी अम्मी सालों से ना कर सकी। इट्स ओके मिशाल, वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला, फिर कुछ सोच कर गोया हुआ। मिशाल, एक बात पूछूं तो मगर माइंड ना करो। वो अचानक आपसे तुम पर उतर आया। मिशाल को उसका तुम कहना ना जाने क्यों बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पूछिए। वो चाय का घूंट भरते हुए बोली, तुम सालार में इंटरेस्टेड, आई मीन वो तुम्हारा मंगेतर था, तुम उसे पसंद करती थी? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उसे पसंद करती थी या नहीं करती थी। अलबत्ता अपने वालिदैन के फ़ैसले पर मैंने बखुशी अमाद की ज़ाहिर की थी, मगर सालार के मुझे इस तरह ठुकराने पर बहुत अफसोस हुआ था।
वो साफ गोई से बोली, फिर मौजू बदलते हुए यूं ही पूछ बैठी, आपके क्या इरादे हैं? मेरे इरादे तो काफ़ी नेक है। अम्मी ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है, सोच रहा हूँ कि शादी कर ही लूँ। खिज़र इंतहाई दिलनशीन अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला तो छन से मिशाल के अंदर कुछ टूटा। और रियली ये तो बहुत अच्छी बात है। वो मुश्किल मुस्कुराते हुए गोया हुई, फिर उससे मज़ीद बैठा ही नहीं गया। वो खिज़र को खुदाफिज कहकर वहाँ से निकल आई। 31 दिसंबर की शाम थी। कुछ ही घंटों बाद नए साल की आमद थी। अलिशबा और सालार दोनों घर आए हुए थे। आज पहली बार अलिशबा उससे अपनायत से मिली। मिशाल, अपना कुछ ख्याल भी रखा करो, हर वक्त बस काम में मसरूफ़ रहती हो। अलिशबा के पुरखलूस अंदाज को महसूस करके मिशाल मुस्कुरा कर बोली, ओके माई डियर सिस्टर, मैं अब अपना ख्याल रखूँगी। मिशाल का इतना कहना था कि अचानक अलिशबा मिशाल के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मिशाल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। मैं बहुत बुरी हूँ ना, मगर तुम बहुत अच्छी हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बेख्तियार मिशाल भी अलिशबा के साथ रोने लगी। आज दोनों को अपनी अपनी बहनें मिल गई थीं, जो एक साथ रहते हुए भी गुमशुदा थीं। अहमद साहब ने अलिशबा के दिलो दिमाग पर मिशाल के खिलाफ जमी काही को खुरच कर निकाला था। इशरत खानम ये मंजर देखकर अपनी आंखों में आए खुशी के तशक्कुर के आंसू साफ करते हुए शुक्राने के नवाफिल अदा करने अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अलिशबा सालार के हमरा न्यू ईयर नाइट मनाने चली गई थी। इशरत खानम और अहमद साहब अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मिशाल ईशा की नमाज से जो ही फारिग हुई, घर में बजने वाली डोरबेल ने उसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। थोड़ी देर बाद मुलाजमा ने उसे किसी मेहमान की आमद का बताया। मिशाल जो ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, खिज़र को देखकर बेख्तियार खुश हुई। अरे आप यहाँ? खिज़र उसे देखकर मुस्कुराया। मैंने सोचा तुम्हें नए साल की मुबारकबाद दे दूँ। वो खूबसूरत सा बुके उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला तो मिशाल ने उसे नज़ाकत से थामा। ब्लू जीन्स पर स्किन कलर की टी शर्ट में वो आज बहुत ख़ास लग रहा था। मिशाल के दिल की धड़कनें कदरे बेतरतीब सी हुई थीं। मिशाल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर चलो। नए साल का आगाज़ मैं तुम्हारे संग करना चाहता हूँ। खिज़र की इस अनोखी फरमाइश पर वो पहले तो काफ़ी हैरान हुई, फिर कदर चिढ़कर बोली, मेरे ख्याल में आपको उस लड़की के साथ बाहर जाना चाहिए जिसे आपकी अम्मी ने आपके लिए पसंद किया है। उसी लड़की के साथ तो बाहर जाना चाह रहा हूँ यार। खिज़र की इस बात पर मिशाल बेख्तियार उछल पड़ी, फिर उसे इंतहाई चंबे से देखकर गोया हुई, क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि इस दफ़ा अम्मी और आलियान के साथ साथ मैं भी तुमसे इम्प्रेस हो गया हूँ। आलियान की तरह मैं भी तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। खिज़र के इतने खूबसूरत इजहार पर पहले तो वो हवंकों की तरह उसे देखती रही, फिर अचानक ढेरों शर्म न जाने कहाँ से उठ कर आई, जिसे छुपाने की गर्ज से वो अपना रुख उसकी जानिब से मोड़ गई। आपको मेरा यकीन है कि मैं लड़कियों की तरह नहीं हूँ? वो धीरे से बोली तो खिज़र अपनी जगह उठकर उसके मुकाबले आकर रुका, फिर इंतहाई मोहब्बत से उसका हाथ थाम कर बोला, तुम मेरा यकीन हो मिशाल, मेरे दिल की मकीन हो। मैं तो सालार का शुक्रगुजार हूँ कि उससे तुम्हें मेरे लिए छोड़ दिया, वरना इतना खूबसूरत जीवन साथी मुझे कहाँ मिलता। वो इंतहाई गंभीर लहजे में उसे वालेहाना निगाहों से देखते हुए बोला तो मिशाल ने उसे हयालूद नज़रों से देखा। फिरोज़ी एंड ऑफ वाइट रंग के इम्तजाज के सूट में वो बहुत क्यूट लग रही थी। मिशाल, चलो दिल हार देते हैं, एक दूजे में समा जाते हैं, एक जान दो कालिब बन जाते हैं। ओफ खिज़र, फॉर गॉड सेक, अब आप ऐसे डायलॉग्स तो मत बोलिए। मिशाल खफीफ सी होकर बोली, भला आज से पहले उसने ऐसे जज्बों भरी बातें कहाँ सुनी थी। नहीं, मैं ऐसे ही तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। पहले ये बताओ कि तुम भी मुझे चाहती हो ना? तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़कने लगा है ना? तुम भी दिल हार बैठी हो ना? वह मुसर हुआ, जी नहीं, मैंने कोई दिल विल नहीं हारा। अब आप इतने अच्छे भी नहीं कि इतनी कीमती चीज़ आप पर हार दूँ। वो उसे चिढ़ाते हुए बोली, फिर अगले ही पल दोनों एक दूसरे को देखकर ज़ोर से हंस दिए। कुछ देर बाद वो इशरत खानम और अहमद साहब से इजाज़त लेकर नए साल की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जा रहे थे। एक तारों भरी उमंगों और ख्वाहिशों से भरपूर ज़िंदगी उन दोनों को खुशामदीद कहने के लिए मुंतज़िर खड़ी थी। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह नावल कैसा लगा। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।